अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे चैनल का नाम कंप्यूटिंग नॉलेज है और इस चैनल में मैंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट किया है। मुझे आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू सी लैंग्वेज वो आप मुझे फॉरवर्ड करें तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा और मैं आपको प्रॉब्लम ओरिएंटेड पढ़ाऊँगा। यानी प्रोग्राम लिखूंगा और उस प्रोग्राम को सॉल्व करूंगा प्रोग्राम के थ्रू। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई भी आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई आपका कोई असाइनमेंट का क्वेश्चन है जो जिसमें आपको समझ नहीं आ रही उसके बारे में हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे इस पे कमेंट में लिख सकते हो या मुझे ईमेल आप कर सकते हैं। और इस चैनल में मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाऊंगा और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी लेवल का स्टूडेंट हो सकता है, चाहे वो ग्रेड 10 का हो, 11 का हो या वो ICS का हो या वो BCS का हो। मेरा फोकस इसमें सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को देना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रोग्राम मैंने लिखा है जो कि सिंपल प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम मैंने डिफरेंट एक्सरसाइजेज से लिए हैं और कुछ पास्ट पेपर से निकाले हैं और इन प्रोग्राम्स को मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि स्टार्ट से लेके एंड तक मैंने वो प्रोग्राम्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में पुट करके रखा हुआ है। तो हम उसके मुताबिक चलेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल प्रोग्राम जो कि राइट अ प्रोग्राम दैट ऐड टू इंटीजर वेरिएबल्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन स्क्रीन। कि हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें दो वेरिएबल्स को ऐड किया जाए और उनको स्क्रीन पे बाद में शो भी करना है। यहाँ पे मैं डेव C++ यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी C++ का एडिटर यूज कर सकते हैं। तो इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखी हुई है हेडर फाइल लिखी हुई है। हेडर फाइल का नाम है stdio.h। इस हेडर फाइल का मकसद है कि मैं जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करूं उसकी ये इंफॉर्मेशन मुझे देगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट एफ यूज करता हूँ। मैं कहता हूँ प्रिंट एफ करो। मैं लिखता हूँ हेलो। हेलो लिखने के बाद इसको मैं कंपाइल करता हूँ। मैंने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं इसमें। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये मैंने एग्जीक्यूट किया और उसने क्या लिख दिया, हेलो इसने लिख दिया। ठीक है। अब अगर इसकी मैं हेडर फाइल चेंज कर देता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ कि मैं लिख देता हूँ math.h लिख देता हूँ, तो ये मुझे एरर देगी क्योंकि कंपाइलर को नहीं पता कि प्रिंट एफ क्या है, जबकि stdio वो ही इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। मैंने एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, तो देखिए इसने एरर दे दिया। इसने क्या एरर दिया, इन फंक्शन इंट मेन एरर प्रिंट एफ वाज नॉट डिक्लेयर। उसने कहा है कि ये प्रिंट एफ तो डिक्लेयर ही नहीं किया, जबकि हमने यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा, इसकी इंफॉर्मेशन देगा, यहाँ पे मैं stdio.h लिखता हूँ। ओके स्टूडेंट, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हम चलते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। ये एक मेमोरी में स्पेस एलोकेट कर देगा और जितने भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे वो इसी स्कोप में डिक्लेयर होंगे। इसको हम डिटेल में देखेंगे बाद में। इसके बाद मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट किया। ये हमारा मेन फंक्शन होता है। हम इसमें मेन फंक्शन भी लिख सकते, ये मेन फंक्शन है। इसमें हम यूजर डिफाइंड फंक्शन भी लिख सकते हैं।
तो जब भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट वो मेन से स्टार्ट होता है। इसका नाम हम चेंज नहीं कर सकते, नाम यही रखेंगे। और इंट का मतलब ये होगा कि जब ये फंक्शन सॉल्व होगा ये वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इंट मेन फंक्शन हुआ, ये इसके मेन की पैरेंथेसिस होती है, इसमें आर्गुमेंट भी लिखते हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने स्टार्ट ब्रेसिस लगा दी और यहाँ पे एंड ब्रेसिस लगा दी। अब स्टार्ट ब्रेसिस और एंड ब्रेसिस शो करती हैं ये मेन की बाउंड्री है। इसके बाद मैंने प्रिंट एफ लिखा और इसके बाद मैंने डबल कोट्स में हेलो लिखा और सेमी कॉलन से मैंने एंड कर दिया। सेमी कॉलन का मतलब होता है एंड ऑफ स्टेटमेंट। ये जितने मर्जी सेमी कॉलन लगा दी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये यानी कि ये शो करता है टर्मिनेटर, टर्मिनेट करेगा एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से। और प्रिंट एफ हेलो के अंदर जो भी मैंने लिखूंगा ना, जो डबल कोट्स में लिखूंगा वो एज इट इज ये क्या करेगा, उसको वहां पे शो कर देगा। ठीक है, तो हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं जिसमें हमने कहा हुआ है कि हमने दो इंटीजर वेरिएबल लिए, उनको ऐड करें। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, मैंने इंट ए लिखा, तो इंट ए से डिक्लेयर हो गया ए। क्योंकि कोई भी वेरिएबल अगर मैं यूज करना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा तो वो मुझे एरर देगा। जैसा कि सपोज मैं बी लिखता हूं और बी को मैं सपोज वैल्यू दे देता हूं 20 दे देता हूं। ठीक है, मैंने यूज तो किया इसको लेकिन डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है, मैं इसको रन करता हूं, मैंने एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, तो मुझे एरर देगा। देखिए वो कह रहा है कि मैं इसमें b was not declared in the scope, कि b को डिक्लेयर नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल मैं यूज करना चाहता हूं उसको पहले मुझे डिक्लेयर करना पड़ता है, इंट a कॉमा b। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे एरर नहीं देगा, उसने कोई एरर मुझे नहीं दिया। अगर मैं डिक्लेयर बाद में करूं और यूज पहले करूं तो क्या समझते हैं कि ये मुझे एरर देगा? मैं यहां पे लिख देता हूं, तो क्या एरर देगा? डेफिनेटली, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो ऑलवेज स्टार्ट होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो ये देखें, ये पहले टॉप की तरफ बी पहले आ जाएगा जबकि डिक्लेयर मैं बाद में कर रहा हूं। ठीक है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली इसको एरर देना चाहिए, तो उसने एरर दिया, बी वॉज नॉट डिक्लेयर। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। ए कॉमा बी ले लिया और इसके बाद मैंने सी भी ले लेता हूं क्योंकि मैंने सी में इसका रिजल्ट स्टोर करना है। आप रिजल्ट स्टोर कर ले, आप आंसर ले ले, जो मर्जी वेरिएबल का नाम ले ले। वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इनके वेरिएबल्स के नेम कैसे लेते हैं। मैंने a इक्वल टू 10 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, b इक्वल टू 20 लिख दिया और c इक्वल टू a प्लस b लिख देता हूं मैं। ठीक है, नो सुन, इसको मैं रन करूंगा तो इसमें कोई एरर देखते हैं कि आता है या नहीं आता। एरर आना तो नहीं चाहिए जी, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, लेकिन ये देखिए अगर मैं इसको 10 इक्वल टू a लिख दूं तो क्या बात चलेगी? इसको रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूट कंपाइल, उसने एरर दे कहते हैं एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। तो प्यारे स्टूडेंट्स याद रखो कि जब हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखनी होती है तो हमारी लेफ्ट साइड पे हमेशा एक वेरिएबल ही होना चाहिए। एक वेरिएबल, एक से ज्यादा वेरिएबल की हमेशा एक वेरिएबल होना चाहिए। मैंने ए लिखा और राइट साइड पे, ये इक्वल टू की राइट साइड पे मैं एक वेरिएबल भी लिख सकता हूं, सपोज जी मैंने लिख दिया। मैं एक वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू भी लिख सकता हूं और मैं एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूं जैसा कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, a इक्वल टू 10। जबकि मैथ में देखा जाए, जो मैंने कमेंट यूज किए, तो 10 इक्वल टू a लिखूं तो दोनों सेम है। ठीक है, मैथमेटिकल दोनों सेम है, लेकिन प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि हर चीज का एक रूल होता है। प्रोग्रामिंग का रूल ये है कि हमेशा लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, a इक्वल 10 लिखा, b इक्वल 20 लिखा, c इक्वल टू a प्लस b लिखा जी। इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं प्रिंट एफ मुझे दिखाओ। प्रिंट एफ आउटपुट स्क्रीन पे देखने के लिए अगर मैं यहाँ पे c लिख देता हूं तो क्या देखते, क्या रिजल्ट देगा?
मैंने सी लिखा, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, मैंने कंपाइल किया तो देखते हैं इसने क्या क्या एरर दे दिया। कहता है इंट मेन फंक्शन array invalid conversion from int to constant character और in file include initialize argument of printf constant like this error is there. Okay, यहां पे एरर दे दिया है। अगर मैं इसको डबल कोट्स में लिख देता हूं, मैं डबल कोट्स में लिखता हूं, स्टार्ट किया और फिर देखता हूं फिर एरर देता है। अब मैंने क्या किया, एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, अब इसने नो एरर का कह दिया। ठीक है, याद रखिए डबल कोट्स में लिखेंगे तो एज ए स्ट्रिंग हम काउंट करेंगे। अगर हमने इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो हमें इसके साथ इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करना होता है, क्योंकि ये अगर इंटीजर हम यूज करेंगे तो हम डेसिमल वैल्यू यूज करेंगे परसेंटेज डी के साथ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं परसेंटेज डी के साथ मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, इसी फंक्शन के अंदर कॉमा कॉमा जो सेपरेट करेगा, सी लिखा मैंने। अब मैं कंपाइल करता हूं, एग्जीक्यूट कंपाइल, तो देखिए उसने कंपाइल कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूं, तो यहां पे 30 शो कर रहा है। यहां पे क्या शो कर रहा है, 30 शो कर रहा है। अब 30 से अगर एक लेमैन को मैं इधर कहूं कि ये 30 क्या है, उसको नहीं पता चलेगा 30 क्या चीज है। तो अगर मैं इसके साथ इसका एक प्रॉपर मैसेज दे दूं तो वो ज्यादा अच्छा करेगा। ठीक है, तो मैं इसका प्रॉपर मैसेज देता हूं। मैं क्या कहता हूं, ये क्या था, ये एडिशन था। मैं कहता हूं एडिशन of a and b equal to नेक्स्ट परसेंटेज डी। जहां पे परसेंटेज डी लिखेंगे उसकी जगह पे वैल्यू सी की वैल्यू शो करेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं रन करता हूं, मैं एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, नो एरर्स। अब देखिए वो शो कर रहा है एडिशन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 30। अब ये प्रॉपर मैसेज है, लेकिन अभी भी इसमें कमी है। हमें नहीं पता चल रहा ए की वैल्यू क्या है, क्योंकि यूजर इस स्क्रीन को देखना चाहता है। यूजर के पास ये स्क्रीन होती है। ठीक है, आप प्रोग्रामर हो, आपके पास तो वो सारा सोर्स कोड होता है, लेकिन यूजर के पास तो ये चीज होती है सिर्फ यहाँ पे उसने यूज करना होता है। ठीक है, एडिशन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 30, तो यहाँ पर भी अगर मैं ए की वैल्यू भी शो कर दूं तो बी की वैल्यू भी शो कर दूं तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं प्रिंट एफ, इससे पहले क्योंकि इससे पहले लिखना है तो इसलिए मैंने लिखना पड़े वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू सेम परसेंटेज डी लगाऊंगा मैं, कॉमा ए लिख दूंगा, सेमीकोलन लगाऊंगा। अगर सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा तो मुझे एरर देगा जी। ठीक है, मैंने एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, अब एग्जीक्यूट रन करते हैं, तो देखिए वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10 कह दिया, एडिशन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 30 कह दिया। ये बिल्कुल प्रॉपर मैसेज उसने कर दिया। लेकिन ये देखिए बी की वैल्यू अभी नहीं लिखी और इसको उसने दोनों लाइनों को साथ ही लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि जब मेरा प्रोग्राम यहां तक लिख ले वैल्यू और उसके बाद स्लैश एन लिख दूं, मैं यहां पे भी स्लैश एन लिख सकता हूं और मैं इसके स्टार्ट में भी स्लैश एन लिख सकता हूं, यहां पे भी स्लैश एन लिख सकता हूं, मैं स्लैश एन लिख सकता हूं। ठीक है, यहां भी मैंने स्लैश एन लिख दिया। आप जितने मर्जी स्लैश एन लिख दे, इसको कोई गर्ज नहीं है। जितने स्लैश एन लिख देंगे उतनी न्यू लाइन लिख देगा। अब यहाँ पे दो न्यू लाइन जोड़ेगा, यहाँ पे आएगा, इसको ये क्या कहेगा, नई लाइन पे चले जाओ। जब वो इधर आएगा फिर उसको कहेगा नई लाइन पे चले जाओ। तो वो दो लाइन के साथ वो प्रिंट कर देगा, दो लाइनों के गैप के साथ। कंपाइल किया, एक्सी रन किया, ये देखिए उसने दो लाइंस का गैप दे दिया और वहां पे शो कर दिया। जो हम कहते जाएंगे वो वही काम करता जाएगा, क्योंकि इसको नहीं पता कि क्या करना होता है। मशीन क्या, ये इसको नहीं पता। हम जैसा कहेंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज है, हम उसकी लैंग्वेज में बात कहेंगे, जैसा हम कहेंगे वैसा वो काम करते जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं बी को भी कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी,
और यहाँ पे मैं कंट्रोल V करके मैंने B को भी कॉपी कर लिया। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं B चेंज कर देता हूं। चलिए यहाँ पे मैं B चेंज कर देता हूं और यहाँ पे मैं A ही रहने देता हूं। तो आप बताएं मुझे ये एरर देगा? एरर नहीं देगा। एग्जीक्यूट किया मैंने, कंपाइल किया और फिर रन करूंगा। रन किया, अब देखें इसने एरर नहीं दिया। वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10 कह दिया, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू बी 10 कह दिया। यहाँ पे इसको 20 कहना चाहिए था, जबकि उसने 10 कहा। क्यों 10 कहा? क्योंकि मैंने ए को रिप्लेस नहीं किया बी के साथ। ठीक है, अगर मैं रिप्लेस कर देता तो इसने क्या करना था, इसने बी की वैल्यू शो कर देता, क्योंकि हम जो कहेंगे वही ये काम कर देगा। तो क्या ये एरर हुआ या नहीं एरर? बताया मुझे। हाँ ये एरर है, इसको हम कहते हैं लॉजिकल एरर। क्योंकि लॉजिकल एरर आप ह्यूमन माइंड ही उसको डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, कंपाइलर उसको डिटेक्ट नहीं करता। वो कौन सा एरर होता है जो कि कंपाइलर उस डिटेक्ट करता है? दैट इज कॉल्ड अ सिंटैक्स एरर। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब बी लिखता हूं तो अब मुझे वो सही वैल्यू शो कर देगा, ए और बी की वैल्यू। मैंने कंपाइल किया और अब एग्जीक्यूट करता हूं। तो इसने वैल्यू इसको शो कर दिया। स्टूडेंट, इसमें बहुत सी चीजें और भी है जो कि मैं बताना चाहता हूं, लेकिन टाइम की रेस्ट्रिक्शन की वजह से, क्योंकि ये वीडियो और ज्यादा लंबी होती जा रही है और मेरा एक प्रोग्राम है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एंड करता हूं। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये कैसे रन होगा? सबसे पहले ए की वैल्यू मेमोरी में, ए को वैल्यू मिलेगी, ए की मेमोरी स्पेस मिलेगी जो कि इसको 10 देगा। फिर बी के पास, बी की वैल्यू में बी के पास बी की मेमोरी में एक वेरिएबल को स्पेस मिलेगी जिसके पास 20 होगा और फिर इनकी वैल्यू देंगे। तो अगर मैं आपको कुछ ऐसे दिखाता हूं जो कि स्क्रीन आप देख सकते हैं पावर पॉइंट की स्लाइड्स में। अब देखिए सेम प्रोग्राम को मैंने पावर पॉइंट स्लाइड्स में लिखा हुआ है। मैंने ये कहा कि ए को वैल्यू 10 मिल जाएगी, बी को वैल्यू 20 मिलेगी, इसके बाद सी के पास आएगा तो राइट साइड सॉल्व होगी। ए की जगह उसकी वैल्यू मिलेगी। ए क्योंकि एक वेरिएबल था और इसकी वैल्यू 10 थी, बी भी एक वेरिएबल था, इसकी वैल्यू 20 थी। तो इसने क्या, इसके बाद क्या करेगा, इसको कैलकुलेट करेगा और फिर ये वो वैल्यू किसको मिल जाएगी, सी को, और इसने सी की वैल्यू को शो कर दी जैसा कि आपने देखा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है। क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक दो प्रोग्राम लाजमी आपसे डिस्कस करूं। ठीक है, और फिर इसके बाद मैं आगे मूव करता जाऊंगा। इस प्रोग्राम में क्या कहा गया, राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज टू वेरिएबल्स ऑफ int टाइप, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दीज वैल्यू एंड प्रिंट द रिजल्ट ऑन स्क्रीन। ये दो वेरिएबल ले, लेकिन यहाँ पे वो क्या कंसेप्ट देना चाहता है, वो आपको बताना चाहता है इनिशियलाइज क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होती है। ठीक है, वो कहता है इनिशियलाइज करें, ये रिस्ट्रिक्शन उसने दे दिया, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दीज टू वैल्यूज एंड प्रिंट द रिजल्ट, फिर आपने क्या करना है, उसका रिजल्ट कैलकुलेट करके भी वहां पे शो करना है। आइए हम देखते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम 2 के लिए भी मैं सेम इसी प्रोग्राम को यूज कर सकता हूं। ठीक है, उसने कहा है कि इनिशियलाइज करे टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये इनिशियलाइज, ये इसमें देखिए, इसमें इनिशियलाइजेशन हो रही है और ये असाइनमेंट स्टेटमेंट हो रही है। इसमें यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन हो रहे हैं और यहाँ पे असाइनमेंट स्टेटमेंट हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इनिशियलाइजेशन यूज करना चाहता हूँ। इनिशियलाइजेशन क्या होती है कि जिस वक्त आप वेरिएबल को डिक्लेयर करें उसी वक्त वैल्यू आप दे देने को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जैसा कि मैं लिखता हूं इंट a इक्वल टू 10। ठीक है, जबकि a मैंने पहले भी लिखा हुआ है। अगर मैंने पहले लिखा हुआ है तो वो कहेगा मल्टीपल डिक्लेरेशन हो गई है। ठीक है, एरर देगा, तो इसलिए मैंने ये यहां से क्या कर दिया, यहां से खत्म कर दिया फिर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डिफाइन हो रहा है और यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है। इसी तरह के बी को भी मैं क्या कर सकता हूँ, इंट बी इक्वल टू 20 कर दिया।
ठीक है, और यहां से b को भी खत्म कर देता हूं और c को मैं पहले डिक्लेयर कर सकता हूं और यहां पे इसको भी मैं इनिशियलाइज भी कर सकता हूं, इनिशियलाइजेशन भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि सी के लिए उसने मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया तो इसलिए मैं नहीं करता है। ठीक है, मैंने सेम प्रोग्राम के यूज करते हुए ये क्या कर दिया, इनको एडिशन कर ली। एडिशन करने के बाद क्योंकि मुझे इनकी एवरेज चाहिए थी तो अब मैं एवरेज कैलकुलेट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 करने से देखिए आप मुझे बताएं कि यहाँ पे मुझे डिवाइडेड बाय 2 करना चाहिए या नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ b को डिवाइड करेगा, a को नहीं डिवाइड करेगा। पहले ये डिवाइड करेगा b को, ठीक है, जो कि मैथ और बेड मैथ्स के रूल के मुताबिक b को पहले डिवाइड करेगा फिर a में ऐड करेगा, जो कि हमारा रिजल्ट वो रॉन्ग देगा। अभी देखिए इसने रिजल्ट 20 कह दिया, क्योंकि 20 को हमने डिवाइड किया था 2 के साथ तो आंसर इसका 10 आया, और फिर a के साथ ही हमने यूज किया था 10 + 10 20, इसने 20 कह दिया। ठीक है, तो ये भी एरर हुआ या नहीं एरर हुआ, और कौन सा एरर बताइए मुझे, ये लॉजिकल एरर है। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं पहले क्या करूंगा, ऐड करूंगा। मैं कहता हूं इन दोनों को ऐड करो पहले। a + b यहां पे मैं ऐड करता हूं और फिर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो अब देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है। कंपाइल किया, अब रिजल्ट सही निकला। ठीक है, ये स्टूडेंट्स मैंने ये प्रोग्राम बहुत बिगनर लेवल पे बनाया हुआ है। ठीक है, ताकि मैं चाहता हूं जिनको नहीं पता वो अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट ले ले और ये एक्सरसाइज कर ले, और इसके बाद हम मैं बिगनर से लेके फिर इसको मैं प्रोफेशनल लेवल तक लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। ओके, मैंने एवरेज निकाल ली। अब यहाँ पे एडिशन भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि एवरेज ऑफ ए एंड बी इक्वल टू इन सी, तो यहाँ पे एवरेज भी हो रही है। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, मैंने कंपाइल किया, एग्जीक्यूट करता हूं, रन करता हूं, तो मुझे ये आंसर दे रहा है। ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी, एवरेज ए एंड बी इक्वल टू 59। ओके स्टूडेंट, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसकी एग्जीक्यूशन आपको शो करता हूं कि ये एग्जीक्यूट कैसे होगा ये। ठीक है, ये सुन, ये मैं एनिमेशन के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कैसे कैसे हुआ। जैसे जैसे मैं लेफ्ट साइड पे मैं यहाँ पे वो सर्कल करता जा रहा हूँ और राइट साइड पे उसका इफेक्ट आता जा रहा है, कंप्यूटर कैसे इसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे एनिमेशन, फिर इसके बाद बी की वैल्यू रिप्लेस होगी। अब इसका रिजल्ट कंप्यूट होगा जो कि सी को मिलेगा। रिजल्ट देने के बाद जो मिलेगा इसका मतलब ये होगा कि वो उसकी मेमोरी पे चला जाएगा, सी के पास 15 चला जाएगा। और जब हम प्रिंट एफ यूज करते हैं तो इसका मतलब ये आउटपुट स्क्रीन पे हमें वो रिजल्ट दिखा देता है। ए इक्वल टू 10 यहाँ पे आ जाएगा, फिर बी इक्वल टू 20 आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंट एफ बी 20 यूज, और फिर प्रिंट एफ सी होगा ऐसे। ठीक है, तो ये एनिमेशन मैंने आपके लिए बनाई थी कि आप अच्छे तरीके से इसको देख लें और इसको देखें कि वो कैसे प्रोग्राम की बैक एंड पे प्रोसेसिंग होती है, कैसे कंप्यूटर इसको क्या कर रहा होता है, इंटरप्रेट कर रहा होता है। ठीक है,
तो इसके साथ मैं एंड करता हूँ क्योंकि मैंने 2 प्रोग्राम आपको बता दिए। टाइम बहुत शॉर्ट था, लेकिन फिर भी आपको कोई इनमें कोई प्रॉब्लम हो, आप इनमें गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैंने ईमेल आपको दिया हुआ है और मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जब भी आपको नई वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको वो मिल जाएगी। ठीक है? तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे फिर। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।